गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। उसकी डेफिनेशन, डेटाबेस, सोर्स ऑफ डेटा इन जीआईएस तथा स्पेटियल और नॉन स्पेटियल या एट्रीब्यूट डेटा का डिस्कस किया था। आज हम स्पेटियल डेटा फॉर्मेट या स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। भौगोलिक सूचना केंद्र में स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे हो, ये प्रदर्शन दो रूपों में होता है, दो फॉर्मेट में होता है। एक है रेस्टर सिस्टम या चित्र रेखान पुंज रेस्टर फॉर्मेट। स्थानिक आंकड़ों के प्रदर्शन की यह एक ग्राफिक विधि है जिसमें वर्गों के जाल का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर का जो जाल है, वर्ग के जो स्तंभ हैं या पंक्तियां हैं, उनसे वर्ग बनेगा और उनके जाल को ग्रिड कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी उनके बीच में, जिसमें छोटे फॉर्मेट को उसमें सेल कहेंगे। ये प्रत्येक सेल को एक निश्चित स्थान होगा और उसी स्थान के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सेल और जो रो हैं और जो स्तंभ हैं, उनके निर्देशांक भी व्यक्तिगत पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। आंकड़ों का यह प्रदर्शन यूजर को इमेज के पुनर्गठन और दृश्यांकन में बड़ी मदद करता है। आपको दोबारा भी उनको एक्यूमुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, यूज करना है, तो ये बहुत कामयाब है कि किस तरह से आप रेस्टर सिस्टम में उसको सेव करते हो। सेलों के आकार और उनकी संख्या के बीच के संबंध को रेस्टर के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ रेस्टर फॉर्मेट, इसमें ये स्टेप हैं। जो भी रिमोट सेंसिंग से हमें इमेजेस प्राप्त हुई, एयर फोटोग्राफी से जो इमेज प्राप्त हुई, इन मानचित्रों के जो डिजिटल फॉर्मेट होगा, जो अंकों से प्रदर्शन होगा और जो डिस्क्रिप्टिव इमेजेस होंगी, उनका अनुप्रयोग किया जाएगा। इसमें कॉस्ट रिडक्शन काफ़ी होता है क्योंकि सेविंग बड़ी आसानी से हो जाती है। यह मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षण का विश्लेषण आवश्यक नहीं हो तो यह विधि ठीक है। जब बैकड्रॉप मानचित्रों की आवश्यकता हो, बैकड्रॉप में भी मैप है, उसको भी आप देख रहे हो। अब आता है कि ये जो रेस्टर विधि है, ये जो रेस्टर फॉर्मेट है, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। रेस्टर फॉर्मेट को समझना और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। प्रत्येक सेल का वो तो इंडिपेंडेंट है, उसका अपना गुण है, जो भूमि उपयोग, मिट्टी की टाइप्स कौन सी हैं, जैसे समीपस्थ लक्षणों को प्रदर्शित करने में सहायता देता है। क्योंकि आपको पता है मिट्टी की टाइप ही भूमि उपयोग को काफ़ी प्रभावित करती है। रेस्टर से उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रिंटर, प्लास्टर, ये जो उसके साथ उपलब्ध होते हैं, रेस्टर के साथ आप इनको यूज कर सकते हो। जो रिमोट सेंसिंग से इमेजेस प्राप्त हुई, अंकीय वायु चित्रों से सीधे रेस्टर में आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती फॉर्मेट। कुछ डिमेरिट्स हैं। सेलों के खुरदरेपन से छोटे छोटे फीचर्स जो है छिप जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसमें प्रत्येक सेल सिर्फ एक गुण को ही स्टोर करेगा। इससे नेटवर्क संबंधों को सुचारू रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और रेस्टर में आंकड़ों के भंडारण में मेमोरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, उच्च कोटि की। और आंकड़ों को प्रेशराइज भी कर देते हैं हम, छोटी जगह में उसको फिट करने के लिए संपीड़न की आवश्यकता होती है। मिश्रित सेलों की स्थिति में अशुद्धियाँ आ सकती हैं। यदि एक से ज़्यादा गुण उसमें शामिल करें तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा है वेक्टर फॉर्मेट।
किसी तिरछी रेखा का प्रदर्शन केवल कोऑर्डिनेट्स के आरंभिक और अंतिम बिंदुओं को दर्ज कर रेखा की स्थिति को दर्ज करने से होगा। आरंभिक और अंतिम बिंदु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 संख्याओं के रूप में होती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल, जिसे एक्स वाई और जेड निर्देशांकों द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें पहली संख्या एक्स बिंदु और कागज़ की बाईं सीमा के बीच की दूरी है और पूरा डिजाइन बनाया गया है एक्स वाई का और खाली एक्स का। तो वेक्टर डेटा मॉडल अपने यथार्थ निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिंदुओं का उपयोग करता है। यहाँ रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं की सीक्वेंस द्वारा होता है। बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट है। रेखाओं की दिशा बिंदुओं की क्रमण के अनुरूप होगी। जिस तरह बहुभुजों का निर्माण पॉलीगॉन बिंदुओं और रेखाओं से होगा, सारा ही जो काम है वो बिंदुओं और रेखाओं से ही होगा इस फॉर्मेट के अंतर्गत। इसकी एप्लीकेशन उच्च परिष्कृत अनुप्रयोगों की आवश्यकता जहाँ हो, फाइल का आकार जहाँ महत्वपूर्ण हो, मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण जहाँ जरूरी हो और डिस्क्रिप्टिव सूचना का भंडारण अनिवार्य हो, तो वेक्टर फॉर्मेट काफ़ी यूजफुल है। इसके अंतर्गत आधारभूत ब्लॉक बनाए जाते हैं, विभिन्न तथ्यों का स्थानिक निर्धारण किया जाता है, रेखा एवं क्षेत्रफल के तत्वों की रचना, बिंदुओं की सीक्वेंस को चेन तथा बहुभुजी आकृतियां बनाकर की जाती है। ऐसे नीचे डायग्राम दे रखा है और स्क्रीन पे भी है जिसमें आप एक तरफ रेस्टर फॉर्मेट दिखाया गया है, बीच में एक्चुअल जो डोमेन है, एक्चुअल जो चित्र हैं वो दिखाए गए हैं और दाईं तरफ बिंदु और लाइन का इस्तेमाल करके वेक्टर फॉर्मेट में उनको प्रदर्शित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो वेक्टर फॉर्मेट है इसमें कुछ सावधानियां भी हमें रखनी पड़ती हैं। दिखाए जाने वाले तत्व की रेखाएं एवं क्षेत्र जितना अधिक जटिल होगा उतने ज़्यादा बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। नेचुरली उस जटिल आकृति को बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें बिंदुओं का ही तो यूज़ करना है। इसमें सूझबूझ से सही चयन करने की आवश्यकता है। कम बिंदु चुनें तो विभिन्न तत्वों की आकृति, आकार और उसके स्थानिक संबंध स्पष्ट नहीं होंगे। मतलब बिंदुओं की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप चित्र में भी देख रहे हो किस तरह की शेप बनानी है, उसी के हिसाब से बिंदुओं की संख्या बढ़ा दी जाती। इसके विपरीत यदि आवश्यकता से अधिक बिंदु बनागे तो ये तो ओवरलैपिंग सा हो जाएगा, उनको कंप्यूटर में संचय करने की संभावना भी कम हो जाएगी। अब मेरिट और डिमेरिट्स आती हैं वेक्टर की। वेक्टर फॉर्मेट में सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। अधिकांश स्पेटियल डेटा, चाहे वे स्थलाकृतिक मानचित्रों के हों, थीमेटिक मैप के रूप में हों, रेखा मानचित्रों के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये डेटा इसमें स्पेटियल टाइप के, इस प्रकार इसमें आंकड़ों के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, यों की यों सीधा इम्प्लीमेंट हो सकता है। जीपीएस तथा टोटल स्टेशनों से आंकड़े सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस फॉर्मेट में भौगोलिक स्थितियों से संबंधित आंकड़ों को संजोया जाता है और ये आंकड़े इतने सुनिश्चित होते हैं कि जनरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बहुत कम स्मृति की आवश्यकता होती है। स्थलाकृतियों को दर्शाने और उनके विश्लेषण में बहुत शुद्धता होती है। कुछ डिमेरिट्स भी हैं। स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की क्रिया थोड़ी सी टफ है। इसको संशोधित करना भी, यदि हम उसमें चेंज करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल है। इसमें आंकड़ों की गणना और उनका विश्लेषण भी जटिल प्रक्रिया और आंकड़ों की लंबी दूरियों को व्यवस्थित करने के लिए उच्च कोटि के हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इसके ऊंचाई, कार्य क्षेत्र और स्थिति
आदि निरंतर आंकड़ों को प्रभावशाली ढंग से नहीं दर्शाया जा सकता जो ऊंचाई से संबंधित है। इसके लिए मध्यवर्ती आंकड़ों का इंटरपोलेशन आवश्यक है। इसमें ओवरलेइंग अथवा छानने की क्रिया को प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता। आंकड़ों का भंडारण विश्लेषण में भी सॉफ्टवेयर महंगा पड़ता है, इसकी बजाय जो रेस्टर वाला है वो सस्ता पड़ता है। नीचे एक डायग्राम में रेस्टर और फॉर्मेट में रेजोल्यूशन के बदलने का प्रभाव दिखा रखा है कि किस तरह से रोड फॉर्मेट को दिखा रखा है। यदि आप 7 पॉइंट करोगे तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, यदि 14 पॉइंट होंगे तो उसको आप किस तरह से दिखा सकते हो, और यदि 21 पॉइंट्स ले लिए तो उसी को किस रूप में वो सामने आएगा, ये इस डायग्राम से साफ जाया होता है, साफ पता चलता है। अब है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ जीआईएस। भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम क्या है, कैसे सबसे पहले स्पेटियल डेटा इनपुट करेंगे, उसके बाद एंटरिंग द एट्रीब्यूट्स डेटा और चीज़ें डाली जाएंगी, फिर वेरिफिकेशन और एडिटिंग होगा, फिर स्पेटियल और एट्रीब्यूट डेटा को लिंक किया जाएगा, और लास्ट में तो एनालिसिस वाला पॉइंट आता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्पेटियल डेटा इनपुट। इसमें डिजिटल आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से संग्रह करके और उसको काफ़ी रिफाइंड वे में इसमें स्टोरेज किया जाएगा। आंकड़ों की मापनी देखेंगे, जीआईएस देखेंगे कहाँ पर यूज़ करना है, और संग्रहण की कौन सी टेक्नोलॉजी होंगी, उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। और ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही कि आंकड़ों की लंबाई कितनी और स्टोरेज कितना लगेगा, और इसमें बहुत सी चीज़ों की सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से फिट करके जीआईएस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए डेट, टेम्पो, सीडी रोम और फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी भौगोलिक सूचना केंद्र में आंकड़ों के हस्तेन निवेश की 4 प्रमुख अवस्थाएं हो सकती हैं। इसमें स्पेटियल डेटा को एंट्री किया जाएगा, एट्रीब्यूट डेटा जो उसके साथ वाला है उसको, फिर वेरिफिकेशन और संपादन भी होगा। जो भी डेटा आप इसमें इनपुट डालेंगे तो नेचुरली उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, और गुण न्यास से लिंक भी कर सकते हैं। इसमें स्कैनर का प्रयोग करके जीआईएस डेटा की रचना की जा सकती है, और उनको रेस्टर और वेक्टर दोनों फॉर्मेट में जहाँ भी जो ज़रूरी हो स्कैनर के हिसाब से फिट कर देते हैं। दूसरा है एंटरिंग ऑफ एट्रीब्यूट डेटा। ये तो स्पेटियल डेटा इनपुट था जिसे भौगोलिक सूचना केंद्र में फिट करना है। जैसे कोई सड़क है उसको हम कैसे पिक्सल वगैरह में रंग, चिन्ह और आंकड़ों के हिसाब से फिट करेंगे। नदी की लंबाई है, उसके साथ में एट्रीब्यूट डेटा है, उसका सोर्स है, मुख है, कहाँ से चली, जल प्रवाह है, और उसके साथ में कितना सेडिमेंट्स वगैरह है, ये सारे एट्रीब्यूट डेटा हैं। रिवर आपने बना दी, उसके साथ उसके एट्रीब्यूट डेटा को भी फिट करना है, रिकॉर्ड में लाना है। जनगणना से संबंधित हैं, प्राथमिक सर्वेक्षण हैं, स्प्रेड शीट हैं जिनसे वो नतीजे निकाले गए थे, उनको भी इसी में ट्रांसफ़र किया जाएगा फॉर्मेट का यूज करते हुए। तीसरा है डेटा वेरिफिकेशन एंड एडिटिंग। सत्यापन भी बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग करनी पड़ेगी। ये सारा काम कंप्यूटर की सहायता से होगा। स्थानिक आंकड़े कई बार डबलिंग भी होती है, उनमें वो अधूरे भी होते हैं, और कई बार वो स्केल उनका ठीक नहीं है, कई बार वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, उनमें जानकारियाँ इस तरह की हैं कि हमें दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्पेटियल एंड एट्रीब्यूट डेटा को लिंकेज करना पड़ेगा। जो दोनों तरफ के डेटा थे, स्थानिक और गुणन्यास के जो आंकड़े थे, उनको लिंकेज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैचिंग करनी पड़ेगी। जैसे अनेक भौगोलिक लक्षणों, जैसे नगर की सूचना है, दूसरी फाइल में इन्हीं लक्षणों से संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी है, तो दोनों फाइलों को यदि हम एक जगह एग्जैक्ट मैचिंग कर देंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ऐसे ही हिरार्चिकल मैचिंग होती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से ऊपर से नीचे तक
एक ही जब फॉर्मेट में एक गुणन्यास का जिक्र हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फूजी मैचिंग है, जैसे फसली सीमाएं हैं और जो मिट्टी के प्रकार हैं वो कई कई बार मेल नहीं खाती। फसलें जो बुरी हैं और कहाँ तक कौन सी मिट्टी है ये मेल नहीं खाती। मिट्टी का तो अपना अलग डिजाइन है, कहाँ मिट्टी बदली हो गई, और फसल तो इंसान ने बोनी है, वो कोई सी बो रहा है। अब किसी विशेष फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी को निर्धारित करने के लिए हमें इस तरह का फ्यूजी मैचिंग करना पड़ेगा। प्रत्येक मृदा प्रकार की उत्पादकता का भी इसमें अभिकलन करेंगे। स्पेटियल एनालिसिस है, ये भाई एनालिसिस तो लास्ट में करना ही है। भौगोलिक सूचना केंद्र में बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाता है, स्थानिक विश्लेषण हम करते हैं। इसमें जो रियल विश्व से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इन सभी डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं। भौगोलिक सूचना केंद्र का प्रयोग समय और स्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं में भावी ट्रेंड क्या आएगा उसका पूर्वानुमान भी लग सकता है। भौगोलिक सूचना केंद्र का प्रयोग करते हुए स्थानिक विश्लेषण में निम्नलिखित ऑप्शंस को शामिल किया जाता है, जैसे बफर एनालिसिस है, या ओवरले है, या नेटवर्क है, या डिजिटल टेरेस मॉडल है। जैसे यूज ऑफ ओवरले ऑपरेशन है, आप इसमें देख रहे हो चित्र में कि इसमें एक में सड़क मानचित्र दे रखा है, दूसरे में रेल मानचित्र दे रखा है, और तीसरे में ओवरले कर दिया। सड़क मानचित्र और रेल मानचित्र को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड कर दिया। तो इसमें क्या है, समन्वय हो जाता है। दो या दो से अधिक जो लेयर्स थी उनको अधिचित्रण करके एक नया मानचित्र ओवरलैपिंग कर दिया हमने। एक ही मैप में दोनों चित्र, क्योंकि एक ही रीजन के थे, ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित थे, तो इसको एनालिसिस में हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। अब बफर ऑपरेशन है, किसी एक बिंदु, रेखा या चित्र लक्षण के साथ किसी निश्चित दूरी तक बफर निश्चित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, डाकघर है, सड़क है, पार्क है। इनकी सुविधाएं और सेवाओं से कितना इलाका लाभान्वित है, कितना इलाका वंचित क्षेत्र में है, या जनसंख्या की स्थिति निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे इसने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात बताई, आपने सुना होगा कि हरियाणा सरकार की ये इच्छा है कि किसी भी लड़की को पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर से ज़्यादा ना जाना पड़े। मतलब यदि आप एक सर्किल बना लें तो 20 किलोमीटर का इलाका एक कॉलेज वहाँ जरूर होना चाहिए। ये बफर जोन है, इसी को बफर ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है तो कितनी दूर के इलाके तक के लोग उसमें आएँ और फिर उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल दूसरे क्षेत्र के लिए। एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, भाई इतने इलाके में, जैसे बाई चांस एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से देखते हैं तो उसमें कई बार सिटीज़ का हिसाब ले लेते हैं, ब्लॉक का ले लेते हैं, तहसील का ले लेते हैं। अब जैसे राई साइड में कोई कॉलेज नहीं है, सोनीपत से जब हम राई साइड में चलते हैं तो कोई कॉलेज नहीं है कई किलोमीटर तक, और यमुना के नज़दीक तक कोई कॉलेज नहीं है उस रीजन में। तो ये एक बफर ऑपरेशन हो गया भाई। मुरथल का एक जोन हो गया, GCW सोनीपत का एक बफर जोन हो गया, और बड़ौदा का एक बफर जोन, फिर मोहाना आ गया बीच में, फिर गोहाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस तरह से सरकार बफर ऑपरेशन के द्वारा ये पता कर सकती है कि कितनी जनसंख्या से इसको लाभ मिल रहा है, इससे आसानी होती है। इसी में यो भी हम देख सकते हैं कि किसी कॉलेज में कितने इलाके के बच्चे आते हैं। नेचुरली आपको पता है सराउंडिंग के बच्चे ज़्यादा आएंगे, और जैसे सड़क है उसके दोनों तरफ भी हम बफर क्षेत्र छोड़ देते हैं कि भाई ये खाली मिट्टी वाला इलाका है, रोड नहीं बनी हुई, लेकिन कभी यूज़ करने के लिए, कभी फुटपाथ के यूज़ में कोई गाड़ी नीचे उतर जाए, एक बफर क्षेत्र होता है उसमें। ऐसे ही वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण के जो बिंदुक हैं
स्रोत से संबंधित लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी जानकारी इससे मिलेगी। फैक्ट्रियाँ कितनी दूर पर होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से, तो ये बफर जोन वाली कॉन्सेप्ट होगी इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जब हम करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे या बफर एनालिसिस करेंगे या डिजिटल टेरेस मॉडल बनाएंगे, तो उससे हमें लाभ ये होगा कि एनालिसिस में आसानी होगी। जैसे सॉफ्टवेयर में नगरों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों और शिक्षण संस्थाओं के चारों ओर भाई 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जा सकता है, और पक्की बात है कि जो नज़दीक के इलाके होंगे उनको ज़्यादा लाभ होगा इनका, और जो दूर के क्षेत्र होंगे उनसे कम लाभ होगा। लेकिन जो एम्स जैसे संस्थान है दिल्ली में, ऑल इंडिया, अब पहले तो वो देश में ऑल इंडिया एक ही था, तो पूरे देश से लोग जो डिफ़िकल्ट केस होते थे वो वहाँ पहुँचते थे। अब सरकार ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा बफर जोन हो गया, लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ स्ट्रेस भी ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ने हर स्टेट में एम्स बना दिए। अब कहने का मतलब ये है कि जब हर स्टेट में एम्स हो गए तो ऑल इंडिया मेडिकल के लेवल की फैसिलिटीज़ का बफर जोन छोटा हो गया, हर स्टेट के लोग अपने स्टेट में ही जा सकते हैं। जैसे पीजीआई रोहतक है, बहुत बड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, वो कई ज़िलों का बफर जोन है। फिर करनाल में मेडिकल कॉलेज है, ऐसे ही चंडीगढ़ में पीजीआई है, उनका अपना बफर जोन है। तो सरकार को इससे अपनी योजनाएं बनाने में आसानी होती है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसको जो ये दो तरह के डेटा मैंने आपको बताए, फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट जिसमें वेक्टर और रेस्टर का जिक्र है, और इससे संबंधित जो डायग्राम है, इसको इनके गुण अवगुण हैं दोनों तरह के फॉर्मेट का, इसको ढंग से आप कर लें। साथ ही जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ जीआईएस थी, इसको भी पढ़ लें, और इस तरह से तैयारी करनी है हमने कि एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में आपको देना ही है। थैंक यू।